फिर स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, न्यूक्लियर फिजिक्स। और सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। अब जानते हो कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है दैट इज बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। और सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम के अलावा इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ मैसिव पार्ट ऑफ एन एटम। मीन्स ओवरऑल अगर हम किसी भी एटम के अंदर उसके मैस को देखेंगे तो हमें बेसिकली उसके मैस को देखना होगा न्यूक्लियस के। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, जिसको न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं एटॉमिक मैस को। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये कौन कौन होते हैं? दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव चार्ज की जो बेसिक रीज़न होती है दैट इज़ ड्यू टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और तभी हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो आपका कहलाएगा प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर कहलाएगा। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में बताता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मैस। यानी जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा होगा उसके न्यूक्लियस के साइज़ की ज़्यादा होगा, और जिसका एटॉमिक मैस कम होगा उसके न्यूक्लियस का साइज़ कम होगा। इससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल रिलेशन हमें याद रखना है, और वो ये है कि रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ इक्वल टू R0 टाइम्स A⁻⁴ 1/3। इसमें एक है एटॉमिक मैस, R0 कांस्टेंट है और R0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। फर्मी आप जानते हो कि लेंथ के लिए यूज़ होता है, और फर्मी का मतलब होता है फेम्टोमीटर। मीन्स 1.2 10⁻⁻15 मीटर इज़ 1 फर्मी। तो अगर आप R0 की वैल्यू पुट करो, एटॉमिक मैस गिवन हो, उसका क्यूब रूट लो, आपको रेडियस पता चल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम विदाउट कैलकुलेटर कर नहीं सकते क्योंकि क्यूब रूट चाहिए हमें। तो बेसिक हमें एक और रिलेशन को भी याद रखना है डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, और वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमारे पास होगा 4/3 πr³। तो अगर मैं इस r की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या बची? ये क्यूब रूट को कैंसिल नहीं कर देगा। तो फिर मेरा आंसर जो बन जाएगा कुछ यूँ बन जाएगा 4/3 πr0 का क्यूब इंटू एटॉमिक मैस। तो हमें ये रिलेशन एक मिल गया जो ज़्यादा प्रॉपर है कि वॉल्यूम का एटॉमिक मैस के साथ रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। अगर आपको कंपेयर करने हो कोई भी दो एलिमेंट और उनके एटॉमिक मैस गिवन हो तो क्या आप उनके वॉल्यूम की रेशियो फाइंड कर सकते हो? आप क्या कहोगे? आप कहोगे V1/V2 इज इक्वल टू A1/A2। तो जो उनके एटॉमिक मैस की रेशियो होगी वो उनके वॉल्यूम की रेशियो होगी। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। वजह उनका एटॉमिक मैस ज़्यादा, क्योंकि एटॉमिक मैस का साइज़ के साथ रिलेशन डायरेक्ट होगा। ये चंद एक चीज़ें बेसिक हमें न्यूक्लियस के बारे में पता हो, और सबसे ज़्यादा इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में है कि वो डिपेंड एटॉमिक मैस पे करता है, न्यूक्लियॉन नंबर पे करता है, चार्ज नंबर पे अकेला नहीं करता। कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं और फिर उनको आगे यूज़ करते हैं। एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस को इसके अलावा मैस नंबर कहा जाता है, और मैस नंबर के अलावा इसको न्यूक्लियॉन नंबर कहा जाता है। क्या चीज़ होती है एटॉमिक मैस? एटॉमिक मैस इज़ बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, जिसको हम इन सिंपल कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिखने तो ये कह दो कि हमारे पास जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा? उसका एटॉमिक मैस होगा। लिखा कैसे जाएगा? A इज इक्वल टू Z + N। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को इसके अलावा क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर को इसके अलावा प्रोटॉन नंबर और चार्ज नंबर कहा जाता है। रिप्रेजेंट इसको किससे कर रहे हैं हम? Z से। और ये क्या चीज़ है हमारे पास? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है? क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर? फिर क्यों कहा पहले यस? मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ न्यूक्लियस के अंदर है, वो अंदर थोड़ी होते हैं बच्चे, वो तो एटम में है।
इसका ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, अब ये सही है। और ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो, आपको एक दफ़ा ये करोगे कि आप एटॉमिक मास से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो न्यूट्रॉन नंबर होती है, n। और न्यूट्रॉन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। कैलकुलेट करना हो कैसे करोगे, आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ये तीन चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीन चीज़ों की बेस पर हमारा न्यूक्लियस क्लासीफाई होता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, वो इन तीन चीज़ों की बेस पर होते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है आइसोबार, और जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोन्स। तो ये जो नाम हम लेते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हैं। ब्रीफली इनकी बात करेंगे कि क्या होते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, और जो चौथा नाम जो हमारे लिए नया होता है वो है मिरर न्यूक्लियाई। आइसोटोप में क्या चीज़ सेम होती है, हम कहते हैं इनमें एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और ये होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कोई पहचान मुश्किल नहीं है, तीनों हाइड्रोजन के होंगे, दोनों हीलियम के होंगे, आइसोटोप हैं। पहचान आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई की जाती है। आइसोबार वो होगा जिसमें एटॉमिक मास होगा सेम, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। आइसोटोन वो होगा जिसमें एटॉमिक मास और नंबर का डिफरेंस सेम होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, मिरर इमेज बड़ा सिंपल सा समझना इसको है कि फ़र्ज़ करो आप किसी मिरर के सामने खड़े हुए हो, तो आपको अपना राइट लेफ्ट नज़र आता है ना। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो, उस मैच को आप मिरर में देखो तो राइट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड नज़र आता है, और लेफ्ट हैंडेड तो राइट की चीज़ लेफ्ट पे और लेफ्ट की चीज़। अब इसी चीज़ को सोच के अगर दो न्यूक्लियाई हैं, एक एक्स है और एक वाई है, अगर एक्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन वाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हो, और एक्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो, इन्हें कहा जाता है मिरर न्यूक्लियाई। अगर प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के इक्वल हो और पहले के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के इक्वल हो, देन दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। अब एग्जांपल देखेंगे और आप ही बताओगे ये मिरर न्यूक्लियाई है या नहीं है। अब इन तीन के बारे में याद रखिएगा कि ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के आइडेंटिफाई करने के होते हैं अगर आए तो, क्योंकि पहले वाले में तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि ये क्या है, ये एक ही एलिमेंट के हमारे पास होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख कर देता हूँ, आपने उनमें से निकालने हैं कि आइसोबार कौन है, आइसोटोन कौन है और मिरर न्यूक्लियाई कौन है। और एग्जांपल्स मैं लिखूंगा आइसोटोप्स की, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, हीलियम 3 2, हीलियम 4 2, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7, नाइट्रोजन 15 7। आइसोटोप्स तो हैं, मैं आइसोटोप लिख रहा हूं। अब इन आइसोटोप्स में से बताओ आइसोबार कौन है। इन आइसोटोप्स में से आइसोबार निकालो कि आइसोबार कौन है। जी आइसोबार पहले शुरू करते हैं। क्या दोनों का एटॉमिक मास सेम है? ये आइसोबार एक आ गया, हाइड्रोजन 3 1 एंड हीलियम 3 2, कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7, दोनों का एटॉमिक मास सेम है। ये भी बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आइसोबार आ गया। अब मिरर न्यूक्लियाई सॉरी आइसोटोन बताओ। आइसोटोन वो होगा जिसमें एटॉमिक मास और नंबर का डिफरेंस सेम हो। बताएं 2 और 1 का डिफरेंस, तो 3 और 2 का डिफरेंस, ये आपके पास आइसोटोन्स है। हाइड्रोजन 2 1 और इसके अलावा हीलियम
3 2। एक और 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? और 4 और 2 का डिफरेंस 2। 13 और 6 का डिफरेंस 14 और 7 का डिफरेंस। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आइसोटोन्स हैं। तो इसके अलावा एग्जांपल 3 1 और हीलियम 4 2। उसके अलावा कार्बन 13 6 और नाइट्रोजन 14 7। अब आ रही है मिरर न्यूक्लियाई की, और मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। ये जो 2 आइसोबार की एग्जांपल्स है ना, इनमें से एक मिरर न्यूक्लियाई है। बताओ कौन है, चेक करके। इन 2 आइसोबार में से एक मिरर न्यूक्लियाई है। चेक किया? नहीं किया। चेक किया हो तो फिर आंसर आप गलत ना दे। हाइड्रोजन 3 1 और हीलियम 3 2 मिरर न्यूक्लियाई हैं। देखें कैसे। हाइड्रोजन 3 1 और हीलियम 3 2। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? 2। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। दोनों का डिफरेंस। इस हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। क्या इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल हैं? क्या इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के इक्वल हैं? तो ये मिरर न्यूक्लियाई है। तो हीलियम 3 2 एंड हाइड्रोजन 3 1, ये मिरर न्यूक्लियाई हो। क्या कार्बन है? नो। चेक कर लेते हैं कैसे नहीं है। हमारी जो एग्जांपल थी वो ये थी कि कार्बन 14 6 एंड नाइट्रोजन 14 7। कितने प्रोटॉन है? 6। कितने न्यूट्रॉन है? 8। कितने प्रोटॉन है? 7। कितने न्यूट्रॉन है? 7। कुछ भी इक्वल नहीं है। ना इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल है, ना इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के इक्वल है। तो ये आइसोबार जरूर है, मिरर न्यूक्लियाई, और ये आइसोबार भी है और मिरर न्यूक्लियाई भी। ठीक है, चेक करना है और कुछ नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगा लेना। फलां फलां आइसोबार है, फलां फलां मिरर न्यूक्लियाई है। 4 ऑप्शंस हैं, चेक कर लेना, पता चल जाएगा कौन क्या है। ठीक है। आइसोटोप्स को सेपरेट करने का मेथड कौन सा होता है, फिजिकल या केमिकल? कैसे यूज़ करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड को, जो हम पढ़ चुके हैं, उसकी डिफ्लेक्शन की बेस पे देखते हैं कि कौन डिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है और कौन डिफ्लेक्ट कम करता है। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी को अगर डिस्कवर किया, उसका नाम है हेनरी बैकरल, 1896। अच्छा, ये ना सोचिएगा कि नाम ये आते हैं पेपर के अंदर, मैं किसी वजह से नाम लिख रहा हूँ, बाद में पता चल जाएगा। मैंने रदरफोर्ड क्यों लिखा था, उसकी वजह भी है। हेनरी बैकरल क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वजह भी है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है, और कौन सी डिस्कवरी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, वो हेनरी बैकरल की है। और जो सॉल्ट डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, वो यूरेनियम सॉल्ट था। जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, उसकी डिस्कवरी क्यूरी की है। और जो उसने डिस्कवर किया था वो रेडियम था, और रेडियम यूरेनियम के मुकाबले में ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये आर्टिफिशियल, और बैकरल का नेचुरल। रेडियो एक्टिविटी है क्या? अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, इस स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो समझ आ जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक कवर हो जाता है। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, खुद से होता है। मतलब इस समय ये पता चलता है कि जब भी एग्जामिनर पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, हम कहेंगे किसी चीज़ पे नहीं करती। ये जो खुद से होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये डिपेंड नेचर पे करेगी और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, किसकी? ऑफ एटम्स ऑफ अ हैवियर एलिमेंट, एक हैवियर एलिमेंट की। यहाँ से पता चलता है किसके लिए होता है? जो हैवी होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है, जो अनस्टेबल होता है। चलें ठीक है, हो गया, टूट भी गए, कौन टूटा पता चल गया। आगे क्या होता है? जब टूटते हैं तो कुछ इमिट भी होता है, एंड दैट इज विद एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ अ हैवियर एलिमेंट इनटू अ लाइटर एलिमेंट विद एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब जो बातें हमने सीखनी है वो क्या है? पहली कि ये फिनोमिना स्पॉन्टेनियस है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ रेडियो एक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस होंगी टेम्परेचर, क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
आंसर होगा नन ऑफ दीज, इन पे किसी भी डिपेंड नहीं करती। ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ उस आइसोटोप की नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रेडियो आइसोटोप, बस, और कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली हाफ लाइफ भी सवाए नेचर के किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते। इनका ताल्लुक इवन क्वांटिटी से भी नहीं होता कि क्वांटिटी ज़्यादा है या क्वांटिटी कम। दूसरी चीज़ इस स्टेटमेंट में क्या है, किन एलिमेंट्स के लिए होता है? हैवी एलिमेंट, हम कहते हैं इन एलिमेंट्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इनके आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स बोला जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है। और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो रेडियो एक्टिव क्यों बन जाता है? इसकी रीज़न ये कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स बढ़ जाएगी तो किससे बढ़ेगी? उसके न्यूक्लियर फोर्स से, जिसने उसको न्यूक्लियस को होल्ड किया हुआ। तो जैसी फोर्स बढ़ेगी न्यूक्लियस टूटेगा, ब्रेक होगा, और इन द रिजल्ट क्या इमिट करेगा? रेडिएशंस को, जिन रेडिएशंस को हम नाम क्या देते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की, अल्फा, बीटा एंड गैमा। इनमें से कौन सी रेडिएशन है जो 2 तरह की होती है? बीटा, पॉजिटिव बीटा एंड नेगेटिव बीटा। कौन सी रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? गैमा। तो 3 हमारे पास हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। और बीटा 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। अब इन 3 को डिस्कस करेंगे हम एक कंपैरिजन की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में, और वही इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो कंपैरिजन हमने पढ़ना है अल्फा का, बीटा का और गैमा का। सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों का सोर्स कौन है, जो मेन सोर्स है, जहां पर आप देखते हो कि ज़्यादातर ये एमिट होती हैं रेडिएशंस। अल्फा का सोर्स जो मुख्य मेंशन करता है वो रेडॉन मेंशन करता है, रेडॉन 222। बीटा का मेंशन वो करता है स्ट्रोंशियम 94, और गैमा का मेंशन करता है कोबाल्ट 60। ये मेन सोर्स है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनके अलावा कहीं से इमिट नहीं होगा। जैसे कार्बन बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो और भी हैं, लेकिन मेन सोर्सेज ये हैं। दूसरा पॉइंट, चार्ज, मैस, ये क्या होंगे? पहले बात कर लेते हैं चार्ज मैस से पहले नेचर की। इसे पता चल जाएगा चार्ज क्या और मैस क्या है। अल्फा बाय नेचर कौन होता है? हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसके बाद 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। बीटा बाय नेचर कौन होता है? बीटा बाय नेचर 2 तरह का होता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन होगा या इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन है तो 0 -1, पॉजिट्रॉन है तो 0 +1। और गैमा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये फोटॉन्स हैं। अब आप इसीलिए बता सकते हो कि इनका चार्ज और मैस क्या होगा। अल्फा डबल आयनाइज है, तो चार्ज कितना है इसका? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव है। बीटा का चार्ज पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव है, और गैमा पे चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, इनका मैस क्या है? अल्फा का मैस कंपेयर करें प्रोटॉन से तो 4 टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो 7000 टाइम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा, जितना इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस होगा, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस? 9.1 10⁻⁻31, ये रेस्ट मैस है इसका। क्लियर? AMU में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। AMU में 0.0005, क्योंकि अब ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैस डिफेक्ट का टॉपिक अब नहीं है, लेकिन कर लो तो बुरी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, इन 4 का याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन का 0.0005 होता है, प्रोटॉन का गलबन 1.0072 समथिंग होता है, न्यूट्रॉन का 1.008 समथिंग होता है, और इसका 4 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ये बुक से एग्जैक्ट याद कर लेना। गैमा का, गैमा बच्चे, गैमा रेस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन, इनका रेस्ट मास क्या होता है? 0, और जो इनका रिलेटिव मास होता है दैट इज इनफाइनाइट। हर वो पार्टिकल जिसका रेस्ट मास 0 होगा उसका रिलेटिव मास इनफाइनाइट आएगा। क्यों? इसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो नेक्स्ट पॉइंट स्पीड का है कि इनकी स्पीड क्या है। अल्फा की स्पीड इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। जो बीटा है इसकी स्पीड 1% से लेकर 99% तक स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। मीन्स ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच ज़रूर करते हैं लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती। और गैमा ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, अदरवाइज मीडियम चेंज करोगे तो इनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? अगर हमें चार्ज पता चल गया, मैस पता चल गया, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से रेडियो एक्टिविटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करेंगे तो क्या ये डिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अल्फा चार्ज रखता है, डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मैस ज़्यादा है, डिफ्लेक्ट कम करेगा। बीटा चार्ज रखता है, डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मैस कम है, डिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा। और गैमा न्यूट्रल है, नो डिफ्लेक्शन, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना मैग्नेटिक फील्ड में। अल्फा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग डिफ्लेक्ट करेगा। बीटा नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डिफ्लेक्ट करेगा। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। अब आए इनके स्पेक्ट्रम की तरफ। अल्फा का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है और जो गैमा का एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है ये डिस्क्रीट होता है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दोनों का। लेकिन जो बीटा आपके पास होता है इसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट एनर्जी के बारे में। एनर्जी किसकी कांस्टेंट है और किसकी वेरिएबल है? जो अल्फा है इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन बीटा और गैमा इनकी रेंज होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है? वेरिएबल। बीटा की वेलोसिटी चेंज करने से उसकी एनर्जी चेंज होगी, और गैमा खुद एक रेंज रखता है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻14 मीटर तक। तो वेवलेंथ की अगर रेंज होगी तो एनर्जी भी सेम नहीं होगी, क्या होगी? डिफरेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये रेडिएशन इंटरेक्ट करें किसी मैटर के साथ तो क्या होगा? क्या तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? बोले सिर्फ गैमा रेज प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। क्यों? इन तीनों इफेक्ट्स को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस और पेयर प्रोडक्शन, इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाई एनर्जी फोटोन चाहिए, कम से कम 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और अल्फा और बीटा इन दोनों की एनर्जी इससे कम होती है। फिर ये क्या करेंगे? ये सिंपल हीट प्रोड्यूस करेंगे, उस मैटर को हीट अप कर देंगे। गैमा करेगा बाकी काम। जो फिनोमिनाज हम पढ़ते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, ये या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या ये कॉम्पटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या ये पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आयनाइजिंग एबिलिटी एंड रेंज। आयनाइजिंग एबिलिटी और रेंज इन दोनों का रिलेशन इनवर्स होता है। जो पार्टिकल आयनाइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसकी रेंज कम होगी। तो आयनाइजेशन एबिलिटी एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। आपने पढ़ा था एक शॉर्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल विच इज़ मोर आयनाइजिंग इज़ लेस पेनिट्रेटिंग। वजह क्या होती है? क्योंकि उसकी एक एनर्जी फिक्स है। उस एनर्जी का अगर वो ज़्यादा हिस्सा आयनाइज करने में सर्व कर देगा तो पेनिट्रेट करने के लिए उसके पास एनर्जी कम बचेगी। क्यों कहते हैं कि न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है? क्योंकि न्यूट्रॉन आयनाइज नहीं करता, वो पेनिट्रेट करता जाएगा, सारी एनर्जी पेनिट्रेट करने में सर्व करेगा। फिर एक और बात याद रखना कि जब इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो फॉर इक्वल एनर्जी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अल्फा की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बीटा की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गैमा की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताओ कौन आयनाइज ज़्यादा करेगा? हमेशा सेम वैल्यू के साथ कंपेयर होते हैं। और वो आंसर क्या आते हैं, अब उनको लिखते हैं। अल्फा के बारे में ये कहा जाता है कि अल्फा
10⁴ आइंस प्रोड्यूस करता है पर मिलीमीटर इन एयर। इसी वजह से विल्सन क्लाउड चैम्बर में अल्फा पार्टिकल का पाथ थिक होता है, स्ट्रेट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों? ये पर मिलीमीटर आइंस प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे। जो बीटा होता है ये उसके मुकाबले में सिर्फ 100 आइंस प्रोड्यूस करता है पर मिलीमीटर इन एयर। अब आप दोनों को कंपेयर करना चाहो, क्या कहोगे? आप कहोगे अल्फा की जो आयनाइजिंग एबिलिटी है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू बीटा। रेशो ले लेंगे ना, आंसर आ जाएगा। और बीटा कम आयनाइजिंग है तो बीटा का पाथ डिसकॉन्टिन्यूस होता है। और गैमा कितना करता है? गैमा सिर्फ 1 आइन प्रोड्यूस करता है पर मिलीमीटर इन एयर। तो कंपैरिजन एक और मिल गया। अगर अल्फा बीटा से 100 टाइम्स ज़्यादा आयनाइजिंग है तो अल्फा गैमा से कितना होगा? 10,000 टाइम्स। डिवाइड कर दोगे दोनों को तो 10⁴ आपका आंसर आएगा। बीटा गैमा से कितना ज़्यादा आयनाइजिंग है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आप कहोगे बीटा 100 टाइम ज़्यादा आयनाइजिंग है किससे? गैमा से। फिर जो ज़्यादा आयनाइज करेगा वो पेनिट्रेट कम करेगा। किसकी आयनाइजिंग एबिलिटी मैक्सिमम थी? किसकी मिनिमम? यहाँ उल्टा लिखोगे, यहाँ लिखोगे इसकी पेनिट्रेटिंग मिनिमम है और इसकी आयनाइजिंग मैक्सिमम। कितनी? इन रिजल्ट्स को उल्टा लिख दो। अगर अल्फा 100 टाइम ज़्यादा आयनाइजिंग है बीटा से तो बीटा पेनिट्रेट 100 टाइम ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू अल्फा। रिवर्स दोनों। और बुक में एक वैल्यू लिखी हुई है, वो ये लिखता है कि अल्फा पेनिट्रेट करता है फ्यू सेंटीमीटर्स लेकिन बीटा पेनिट्रेट करता है फ्यू मीटर्स। अब आपको मीटर का और सेंटीमीटर का कंपैरिजन पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो वो 100 टाइम ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। इसके बारे में ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं होती। वो कहता है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मतलब जैसे जैसे पेनिट्रेट करता रहेगा इसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी, सेम नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता कम पेनिट्रेट करेगा। एक और चीज़ जो बुक में लिखी है वो ये कि अल्फ़ा को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको सिंपल एल्युमिनियम रिक्वायर्ड है, सॉरी पेपर। ये पेपर में से पास नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने बीटा को एब्जॉर्ब करना है तो बीटा पेपर में से पास कर जाएगा लेकिन एल्युमिनियम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और गैमा को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको लेड रिक्वायर्ड होता है। और लेड के बारे में हम एक और बात पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए लेड बॉक्स यूज़ होता है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। तो कभी भी अगर आए कि वो कौन सा मटेरियल है जो अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों को एब्जॉर्ब करेगा, वो लेड होगा। वो क्या होगा? लेड होगा। क्लियर? अब ये तमाम पॉइंट्स थ्योरेटिकल ज़रूर हैं लेकिन तमाम पॉइंट वो हैं जो आपसे MCQs में पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ इनकी पता होनी चाहिए। जी, किस पे करती है? उसकी एनर्जी के ऊपर, उसके चार्ज के ऊपर। हम कहते हैं ना कि अल्फ़ा अगर किसी चीज़ को आयनाइज करना चाहे, कहते हैं अल्फ़ा दूर से गुजरेगा आयनाइज कर लेगा। क्यों? चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देगा। बीटा आयनाइज तब करता है जो वो जाकर टकराता है, और गैमा आयनाइज तब करता है जब वो जाके एब्जॉर्ब होता है। उनकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। अल्फ़ा एनर्जेटिक है, चार्ज की वजह से वो दूर से आयनाइज करता है। बीटा को हिट होना पड़ता है तब आयनाइज करता है, और गैमा को एब्जॉर्ब होना पड़ता है तब आयनाइज करता है। अल्फ़ा का मतलब है हीलियम न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस न्यूट्रल नहीं होते, एटम न्यूट्रल होता है। लास्ट पॉइंट बच्चे इससे रिलेटेड डिके का। जब अल्फा डिके होगा, बीटा डिके होगा, गैमा डिके होगा, तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। अब डिके की बात करते हैं। जब भी अल्फा डिके होगा तो एटॉमिक मास डिक्रीज करेगा 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा 2। तो जब भी कहीं पर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों चेंज हो रहे हो, समझ जाओ अल्फा है। अगर एटॉमिक मास रहे सेम, एटॉमिक नंबर चेंज हो, या तो एक बढ़ जाए या एक कम हो जाए, तो ये बीटा है। बढ़ने और कम होने का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1, अगर पॉजिट्रॉन निकलेगा, बातें ना करो बच्चे, लिख के बातें कर लें, बोले ना, चाहे बातें करें मसला नहीं है लेकिन बोले ना।
अगर पॉजिटिव 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव 1 होगा तो, और गैमा के बारे में ना तो चेंज करेगा एटॉमिक मास, ना चेंज करेगा एटॉमिक, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, एक इक्वेशन लिखी होगी, बताना पड़ता है अल्फा निकला, बीटा निकला, गैमा निकला। एक अल्फा निकले हैं, दो अल्फा निकले हैं, एक बीटा, दो बीटा, फिर कौन सा बीटा, क्या पॉजिटिव बीटा या नेगेटिव बीटा, आपको पता होना चाहिए। अब इसी चीज़ को नाम देते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का, या लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी का। लॉ ऑफ अल्फा डिके, लॉ ऑफ बीटा डिके एंड लॉ ऑफ गैमा डिके, जो हम पढ़ चुकी है। कि लॉ ऑफ अल्फा डिके क्या कहेगा? लॉ ऑफ अल्फा डिके ये कहेगा कि जब भी किसी पेरेंट न्यूक्लियाई में से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक मास डिक्रीज करेगा 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा 2, क्योंकि हीलियम एमिट हुआ। तो आप रेडियो एक्टिविटी में क्या कहते हो कि चार्ज, मास, एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व कैसे रहेगी कि अगर इसका एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हुआ तो अल्फा है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हुआ अल्फा है। बीटा डिके क्या कहता है? लॉ ऑफ बीटा डिके कहता है कि जब भी किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई में से बीटा डिके होगा तो एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज अगर होगा तो एटॉमिक क्या चेंज होगा, बढ़ेगा कम होगा, दोनों पॉसिबल है। अगर तो बच्चे प्रोड्यूस होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बीटा तो फिर आपके पास बढ़ जाएगा, और अगर प्रोड्यूस होगा पॉजिट्रॉन तो कम हो जाएगा। इक्वल करनी है इक्वेशन बस। लास्ट जो सबसे आसान है, जो कुछ भी चाहिए नहीं करता, फिर निकलता क्यों है गैमा? अगर कुछ भी चाहिए नहीं होता, असल में न्यूक्लियस की स्टेट चेंज होती है। न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए गैमा रेस को एमिट करता है, तो चेंज कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस अनस्टेबल था, अब वो न्यूक्लियस स्टेबल हो गया और साथ गैमा रेज एमिट हो गए। क्लियर? अब इनके क्वेश्चंस हैं। जी जी बच्चे, थोड़ा सा ऊंचा बोलो बच्चे। ये वाला जी बिल्कुल। कंप्लीट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? मतलब कितने डिस्टेंस तक पेनिट्रेट हुआ, वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना। एक फार्मूला आपने पढ़ा था एफएससी में, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू इंटू एक्स। ये फार्मूला यूज़ होता है जब आपने फाइंड करना हो कि हमारे पास किस डिस्टेंस तक वो पेनिट्रेट हुआ और उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हुई। इसमें आई उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, आई नॉट ओरिजिनल वैल्यू है, आई उस टाइम के ऊपर, एक्स थिकनेस कहाँ तक पेनिट्रेट हुआ, और म्यू क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अगर तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई 0 पुट करोगे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वो तो फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहा यह जाता है कि पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा कंप्लीटली, सरफेस पे तो नहीं होगा ना, सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, फिर जाके पेनिट्रेट करेगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा। एल्युमिनियम भी एब्जॉर्ब करेगा और लेड भी एब्जॉर्ब करेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास एक पेपर है, हमारे पास एक एल्युमिनियम शीट है, और इसी तरह हमारे पास लेड है। हमें कहा जाए कि अल्फा, बीटा और गैमा तीनों को इन पे प्रोजेक्ट करें, क्या होगा? अल्फा पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बीटा पेपर में पेनिट्रेट होकर एल्युमिनियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और गैमा इन दोनों में से पास होकर लेड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मतलब होगा इसका। सिर्फ एल्युमिनियम होगा तो बीटा को एब्जॉर्ब कर लेगा, अल्फा को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, गैमा को नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखें, इंतहाई आसान, सिर्फ प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं। अगर यूरेनियम 234 92 है, इसमें से एमिट हुए 4 अल्फा 3 बीटा, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा क्या बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं होता। आपने पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना, और ये बस ये पूछेगा जो भी बनेगा उसका एटॉमिक मास और नंबर क्या है। मैंने बीटा बताया कौन सा, तो कौन सा लोगे? नेगेटिव, नेगेटिव लोगे। पॉजिटिव बीटा एक्सेप्शन है, जब तक कहे ना आपने खुद नहीं लेना।
2195 जी। वैसे कोई और? चार अल्फा है ना? अगर चार अल्फा है, सबसे पहले अल्फा को सॉल्व करो। 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। इसका मतलब ये है कि 234 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा? और इसी तरह से 92 में सब्ट्रैक्ट क्या होगा? 8, क्या आएगा? 84। यह आ गया। अब उसके बाद वो कहता है 3 बीटा। अगर 3 बीटा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक मास का तो ये आंसर यही आएगा, 3 बीटा, ये प्लस 3 हो जाएगा, 87 आंसर आ जाएगा। तो 3 अल्फा, 4 अल्फा, 3 बीटा इमिट होंगे तो नया न्यूक्लियस ये बनेगा 21887। कुछ भी नहीं है बच्चे, बस ध्यान से करना है, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? 4 अल्फा 3 बीटा इमिट हुए। अगर 4 अल्फा इमिट हुए, अल्फा का एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, 4 इंटू 4 16, एटॉमिक मास डिक्रीज करेगा 16, 218 हो गया। एटॉमिक नंबर 4 इंटू 2 8, वो डिक्रीज करेगा 8, 84 हो गया। ये तो अल्फा से आया। बीटा कितने हैं? 3, और कौन से हैं? नेगेटिव, तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 84 प्लस 3 87। अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बीटा होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, फिर 81 आता। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कुछ सीरीज लिख के देता हूं, P Q R S T। शुरू में एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z है। यहां पर हो गया A Z प्लस 1, यहां हो गया A माइनस 4 Z माइनस 1, यहां हो गया A माइनस 4 Z माइनस 2, और यहां पर है A माइनस 4 Z माइनस 2। कौन प्रोड्यूस हो रहा है और किस ऑर्डर में प्रोड्यूस हो रहा है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है? सबसे पहले देखो एटॉमिक मास चेंज होता है नहीं होता। एटॉमिक नंबर नहीं देखना, पहले एटॉमिक मास देखना है। क्या एटॉमिक मास चेंज हो रहा है? तो अल्फा तो नहीं है। क्या एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है? अब बीटा। नेक्स्ट ये देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव? बढ़ रहा है तो नेगेटिव है। कितना बढ़ रहा है? 1 है। नेक्स्ट चले, एटॉमिक मास चेंज हो गया, अल्फा है, अल्फा लिख दो। नेगेटिव 4 है, 1 अल्फा। ऊपर Z प्लस 1 में नेगेटिव 2 करोगे, नेगेटिव 1 है, कुछ और नहीं है, 1 ही अल्फा। आगे चलते हैं। A चेंज कितना हो रहा है? 4। कब चेंज होता है 4? ऊपर लिखवाया था अल्फा। कितना अल्फा? 1। तो 1 ही चेंज होगा तो नेगेटिव 4 आएगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव 4 की जगह नेगेटिव 8 लिखा होता तो 2, नेगेटिव 12 लिखा होता 3। सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाओगे। ऊपर नेगेटिव 4 आ गया, Z प्लस 1 में से नेगेटिव 2 करो, क्या Z नेगेटिव 1 आएगा? तो मतलब अल्फा के अलावा और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। क्या एटॉमिक मास चेंज हुआ? नो, वही रह रहा है। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ? यस। नेगेटिव 1 से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव बीटा है। ये क्या है? आगे चलो, कुछ चेंज हो रहा है तो गैमा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तसल्ली से देखना है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना। एक और क्वेश्चन जो होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है XAZ, आपने इसको इसके आइसोटोप में कन्वर्ट करना है। बताओ कम से कम कितने अल्फा और कितने बीटा इमिट होंगे। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियस है, आपने उसको उसके आइसोबार में कन्वर्ट करना है, तो कम से कम कितने अल्फा और कितने बीटा इमिट होंगे? कम से कम। आइसोटोप की पहचान क्या थी? क्या सेम होता है? और एटॉमिक मास? एटॉमिक मास डिफरेंट करने के लिए अल्फा या बीटा? अल्फा तो लाजमी है ना, कम से कम एक ही होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। एटॉमिक मास को चेंज करने के लिए अल्फा या बीटा?
तो अल्फ़ा तो एक आएगा ही आएगा, लेकिन अब जब एक अल्फ़ा आएगा तो इसको कम भी तो कर देगा। इसको कम करने के बाद दोबारा बराबर करने के लिए प्लस नहीं करना पड़ेगा, तो कितने बीटा और कौन से बीटा? दोबारा सुनो, आइसोटोप बनाना है। आइसोटोप के अंदर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक मास को चेंज करने के लिए अल्फ़ा निकलेगा, एक निकल गया कम से कम। जब एक अल्फ़ा एमिट हुआ, उसने एटॉमिक मास को तो चेंज किया, साथ ही साथ इस एटॉमिक नंबर को भी कितना चेंज किया? 2। यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जब 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आइसोटोप तो नहीं है। आइसोटोप के लिए इसकी जगह अकेला जी आना चाहिए। तो मुझे बताओ -2 में क्या ऐड हो के जी आए? तो +2 के लिए क्या चाहिए? बीटा। और कौन सा बीटा? तो हम इसको यूं याद रखेंगे कि जब भी आपने आइसोटोप बनाना है तो अल्फ़ा और बीटा 1:2 में एमिट होंगे। आइंदा डायरेक्ट याद रख लेना, पता चल गया क्यों होता है। क्वेश्चन उसमें ये थोड़ी पूछना है अब दोबारा, अब तो कुछ और पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नया कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? अल्फ़ा और बीटा जब भी 1:2 में होगा तो फिर आइसोटोप बनेगा। मैं कहता हूँ 4 अल्फ़ा तो कितने बीटा? 8। क्या बनेगा आइसोटोप? और कौन सा बीटा? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, ये लाजमी है। अब आइसोबार बनाना है। तो बच्चे आइसोबार में तो एटॉमिक मास चेंज ही नहीं होता, उसमें एटॉमिक मास क्या रहता है? तो उसमें अल्फ़ा तो एमिट नहीं होगा, बीटा एमिट होगा ना। कितना? एक बीटा निकलेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, एटॉमिक नंबर चेंज कर देगा। तो कम से कम एक बीटा, कौन सा? चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, चाहे ये Z+1 हो जाए -1 हो जाए, क्या बनेगा? आइसोबार बनेगा। यानी जब भी बीटा डिके होता है, नया बनने वाला न्यूक्लियस आइसोबार होता है। जब भी एग्जाम्पल हमारी बुक में वो देता है इनकी, अल्फा डिके की एग्जाम्पल देता है वो कि हमारे पास अगर यूरेनियम 238 है, इसमें से जब अल्फा डिके होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम में 23490। ये अल्फा डिके की एग्जाम्पल है। फिर वो कहता है कि थोरियम में से जब बीटा डिके होता है, और कौन सा बीटा डिके? नेगेटिव बीटा, तो प्रोटेक्टिनियम बन जाता है 23491। तो क्या 234 और थोरियम ये आइसोबार हैं? और साथ प्रोड्यूस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। सिंपल। बीटा जब भी होगा क्या बनेगा? आइसोबार बनेगा। क्लियर है? अब एक और चीज़ हमें जो याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आया कहाँ से? हालांकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिके होते हैं। अगर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन डिके होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा प्रोटॉन और साथ एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। और जब भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डिके होगा ये प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रॉन और साथ प्रोड्यूस करेगा पॉजिट्रॉन। इस वजह से निकलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डिके होता है न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का। इसी वजह से जब भी हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, और जब भी हमारा पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन नंबर कम होता है, प्रोटॉन डिके हो जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि इनकी रेशो क्या होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं? ये रेशो 1 से कम हो जाएगी, या कम छोड़ें, हम कहेंगे ये रेशो कम हो जाती है। सिंपल 1 से कम नहीं कहते, ये रेशो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और जब भी प्रोड्यूस होंगे पॉजिट्रॉन, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं? तो ये रेशो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। किसकी रेशो? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर उल्टा पूछता, पहले केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो बढ़ती और दूसरे केस में। एक और चीज़ जो बच्चे अमूमन पूछते हैं कि क्या न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा या एंटी न्यूट्रिनो होगा, बस इतना याद रख लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी न्यूट्रिनो होता है, और जब भी पॉजिट्रॉन होता है न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है? क्या बढ़ रहा है बच्चे? प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? कम।
तो ये रेशो डिक्रीज करेगी ना, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। और जब भी प्रोटॉन डिके होगा, प्रोटॉन कम हो रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो रेशो का इंक्रीज करेगी। प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन डिनोमिनेटर में है, कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूमरेटर में है, बढ़ जाएगी। सिंपल, ठीक है। ये आपका रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हाफ लाइफ की बात करेंगे 2 मिनट के बाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ का। एक होती है हाफ लाइफ, बच्चे बोलो नहीं। एक होती है टोटल लाइफ, एक होती है मीन लाइफ। टोटल लाइफ सबकी सेम होती है और ये इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट कभी भी 100% डिके नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। एक स्टेटमेंट यूज होती है लेस एंड लेस बट एवरी टाइम प्रेजेंट, कि कम से कम होता जाएगा लेकिन हमेशा वो रहेगा ज़रूर। इसका मतलब ये होता है कि तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की टोटल लाइफ इनफाइनाइट होती है, कभी वो ज़ीरो नहीं होते। उनकी अगर डिफरेंट होती है तो हाफ लाइफ डिफरेंट होती है या उनकी मीन लाइफ डिफरेंट होती है। मीन लाइफ क्या है ये टॉपिक के एंड में बताऊंगा। हाफ लाइफ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिड्यूसेस टू हाफ, कि वो टाइम जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस हो जाए हाफ। और मुझे बताइएगा reduces to half of present value या reduces to half of original value? present value। जो उस टाइम पे प्रेजेंट होगा उसका हाफ होगा। अगर उस टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू कम है तो उस टाइम पे डिके भी कम होगा। उस टाइम पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो डिके भी। इसका मतलब क्या है? अगर 100 है तो 100 का हाफ
डिके ज़्यादा हुआ, और अगर 10 है तो 10 का हाफ, तो 100 का डिके 50 हुआ और 10 का डिके सिर्फ 5 हुआ। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसका हाफ, ये हमारे पास होगा हाफ लाइफ। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आते हैं कि आपने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है आफ्टर n हाफ लाइफ्स, कि फ़र्ज़ करो 5 हाफ लाइफ पास हुई, तो बताएं 5 हाफ लाइफ्स के बाद आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स हैं जो उस टाइम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। या भी बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताएं कि n हाफ लाइफ्स के बाद नंबर ऑफ एटम्स डिके कितने हुए हैं। सबसे आसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो होता है कि आप एक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, ना कि आप सोचते रहो कि किससे डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा। आपने क्या बनानी है, इक्वेशन। क्या मतलब, स्टार्ट करता हूँ नंबर ऑफ एटम्स n से, टाइम गुजरा एक हाफ लाइफ, n का हाफ n/2, टाइम गुजरा 2 हाफ लाइफ, n/2 का हाफ n/4, 3 गुजरा n/4 का हाफ, 4 गुजरा तो 5 के बाद। तो ये आसान नहीं है कि अगर 5 के बाद पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आप कहोगे टोटल डिवाइड बाय 32। इसका शॉर्टकट क्या है, अगर आप यूं नहीं करना चाहते तो शॉर्टकट ये है कि नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2⁻n। 2⁻n, ये छोटा n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। फर्स्ट करो मैं कहता हूं यहां कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या बचे 2 की पावर 5 32 नहीं होता। तो डायरेक्ट मेथड ये है, लेकिन कई दफ़ा ज़्यादा आसान लगता है इक्वेशन बनाना। भी क्वेश्चन करेंगे कि जहाँ पर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा होगा कि क्या डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन बनाओगे समझ आ जाएगा कि क्या आंसर आता है। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे परसेंटेज पूछता है कि बताओ कितने % रिमेनिंग है। कुछ भी नहीं करना, आपने इसको मल्टीप्लाई बस कर देना 100 से, यानी अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कितने % रिमेनिंग है फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर कहूं तो कितने %, 100% प्रेजेंट है, फिर 100 का हाफ, फिर 50 का हाफ, फिर 25 का हाफ, 12.5 का हाफ, 6.25 का हाफ। तो ये आपके पास परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर आ रही होती हैं। तो आपने हर दफ़ा इसको हाफ करते जाना है। जब हाफ करते जाओगे आपके पास कितने % रिमेनिंग है वो फाइंड होता जाएगा। अब कई दफ़ा क्वेश्चन रिवर्स पूछता है, वो कहता है बताओ 3.125% रिमेनिंग कितनी हाफ लाइफ्स के बाद है। तो हमें याद नहीं आता कि 3.125 कब आता है। क्या करो, डिवाइड करना शुरू कर दो, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25 का हाफ, अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि 3.125 कितनी हाफ लाइफ के बाद आया, 5। इसी तरह अगर ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके हुए, उसका तरीका ये होता है कि जो ओरिजिनल थे ना उनमें से रिमेनिंग को कर दो सब्ट्रैक्ट, डिके फाइंड हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ यहाँ 50% रिमेनिंग है तो डिके कितने हैं, अगर यहाँ 25% रिमेनिंग है तो डिके हम कर क्या रहे हैं, हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो मतलब यहाँ मैं करूँगा क्या, मैं हर एक नंबर को n से करूँगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ कितना डिके हुआ, 0। n में से n/2 करो सब्ट्रैक्ट, n में से n/4 करो सब्ट्रैक्ट, 3/4, n में से n/8 करो सब्ट्रैक्ट, n में से n/16 करो सब्ट्रैक्ट, और n में से n/32 करो सब्ट्रैक्ट। और याद रखने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर याद रखो, ये कॉमन है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर पता चल जाए क्या है तो ये सोचो कि 2 की किस पावर से आया। फर्स्ट कर मैं कहता हूं डिनोमिनेटर है 128, तो 32 का डबल तो 64 का डबल, तो 32 अगर 5 के बाद तो 128 7 के बाद। अगर आप पूरा सोचना शुरू करोगे ना कि 31/32, 63/64, 127/128 तो शायद परेशान हो जाओ। आपने सिर्फ देखना किसको है, इस डिनोमिनेटर को, ये क्या लिखा हुआ है बस इसको देखना और उसको देख के सोच लेना है कि 2 की क्या पावर आएगी कि ये आंसर आ जाए। अब जिस तरह आपने परसेंटेज रिमेनिंग फाइंड किया
क्या आप परसेंटेज डिके फाइंड कर सकते हो? आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, हर एक को मल्टीप्लाई करो 100 से। यहाँ 0% डिके हुआ, यहाँ 50% डिके हुआ, यहाँ 75% डिके हुआ, यहाँ पर 87.5% डिके हुआ, यहाँ पर 93.75% डिके हुआ, और यहाँ पर 96.875% डिके हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं असल में इन वैल्यूज़ को 100 में से सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ, और जब 100 में से सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ मैं उसको लिखता जा रहा हूँ। ये ना सोचें कि याद है, याद नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर ऊपर लिखा है 3.125, 100 से किया सब्ट्रैक्ट, ये लिख दिया। ऊपर लिखा हुआ है 6.25, ये आ गया। ये लिखा हुआ है 100 से किया सब्ट्रैक्ट, ये आ गया। यही काम आपने करना है, तसल्ली से लेकर, कुछ जल्दी में नहीं। अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या होता है। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका मैस था 160 ग्राम। कितना था? 160 ग्राम। कुछ अरसे के बाद देखा तो मैस कितना रह गया? 8 ग्राम। बताओ कितनी हाफ लाइफ के बाद ऐसा हुआ? वन 160 से वो 8 ग्राम कितनी हाफ लाइफ के बाद आया? 6। कोई और? बताओ 160 का हाफ, 80 का हाफ, 40 का हाफ, तो 20 का हाफ। 1 2 3 4 5 के बाद क्यों? 10 का हाफ कितना होगा? तो वो यहाँ बच्चे इधर इस जगह 8 ग्राम। तो 1 2 3 4 एंड 5 आप कहोगे कि 5 हाफ लाइफ्स के बाद वो इतना हुआ। तो तरीका क्या अपनाया? कुछ भी नहीं, डिवाइड किया, ना कि सोचा कि 168 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा। क्यों सोचें उसको? डायरेक्ट मेथड ना अपनाएं, उसको बनाएं इक्वेशन, आसान होगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। अगर मैं कहता हूं ये सब कुछ 2 सालों में हुआ, तो बताओ हाफ लाइफ कितनी है? देखो एक शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट तो नहीं, फार्मूला ही है। टाइम पीरियड का फार्मूला आता है, टाइम पीरियड टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ये बच्चे हाफ लाइफ का फार्मूला है, टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अगर आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, टोटल टाइम गिवन है, हाफ लाइफ फाइंड हो जाएगी। तो हाफ लाइफ क्या है? टोटल टाइम 2 ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5, तो 1/4 ईयर आपका आंसर है। 1 साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। 1/4 में गलत तो नहीं कहा? हाँ 0.4 बच्चे, सॉरी 0.4 ईयर। 1 साल को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो भी मुश्किल नहीं है अगर आपको पता हो कि आपने किस तरह से डिवाइड करना है। इसका मतलब हाफ लाइफ के क्वेश्चंस के अंदर लाजमी नहीं होता कि नंबर ऑफ एटम्स ही आए, आपके पास इस नंबर ऑफ एटम्स की जगह मैस भी होगा। तो टाइम ड्यूरिंग विच mass of an element reduces to half, ये भी करेक्ट है। क्लियर? इक्वेशन को प्रेफर करें, मैं कहूँगा आपको, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, गलती के चांस नहीं। शायद आप 2 की पावर 6 गलत ले लो, लेकिन आप 80 को हाफ गलत नहीं कर पाओगे। वो मुश्किल है कि गलत हो, पावर गलत हो सकती है कि मल्टीप्लाई करते हुए कुछ छोड़ दो, गलत मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब आराम आराम से डिवाइड करते रहोगे आंसर क्या आएगा? ठीक आएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जैसा हमने अभी किया, जहां पर आपको पहले वो बताएगा कितना हो गया, उसे क्या फाइंड होगा? n, फिर वो एक टाइम देगा, दूसरा टाइम पूछेगा, एक टाइम देगा और दूसरा टाइम, और कई दफ़ा वो इस चीज़ को रिवर्स भी कर देता है।
वो रिवर्स इस तरह से करता है कि वो कहेगा कि मैस है लेट्स से 10 ग्राम। अगर मैं कहता हूं कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 डेज है, कितनी है? 2 डेज। तो बताओ आफ्टर 10 डेज वो कितना रिमेनिंग होगा? तो आपको इससे ये पता चलेगा कि टोटल हाफ लाइफ कितनी है, कितनी है? 5। कैसे? आप उसी फार्मूला को यूज कर लो कि जो हाफ लाइफ होती है वो टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होती हैं? टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। इन दोनों को डिवाइड किया, n5 आ गया। अब 10 को 5 दफ़ा हाफ कर लो, 10 का हाफ, 5 का हाफ, 2.5 का हाफ, तो 1.25 का हाफ, 0.7 या 6.7, 0.6 आपके पास आएगा और साथ क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो क्या बच्चा आंसर है आपका? 1 2 3 4, अभी 4 हुए हैं, 5 करना है, इसका भी हाफ करना पड़ेगा, 0.3125, ये आपका आंसर है। एक और तरीका भी था, अब वो करना चाहो कर लो। नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग फाइंड करने हैं ना, तो n ओवर 2 रेज़ टू पावर n, 10 को डिवाइड कर दो 2 रेज़ टू पावर 5 से, तो 10 डिवाइड बाय 32। अब खुद सोच लो ये करना आसान है या इक्वेशन लिखना आसान है, या आपके ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाफ लाइफ में और क्या पढ़ना है हमने। हाफ लाइफ डिपेंड किस पे करती है बच्चे? रेडियो एक्टिविटी की तरह हाफ लाइफ भी नेचर के अलावा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ना क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, ना टेम्परेचर पे, ना प्रेशर पे, ना किसी फील्ड के ऊपर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडियो आइसोटोप। अगर एक एलिमेंट है उसके 4 आइसोटोप हैं, क्या चारों की हाफ लाइफ सेम होगी? नो, डिफरेंट होगी। यूरेनियम की एग्जांपल बुक में लिखी हुई है। एक उसका आइसोटोप ऐसा जिसकी हाफ लाइफ मिनट्स के अंदर है, गालबन 23.5 मिनट्स, और एक ऐसा जिसकी 10⁻7 ईयर्स है। तो हम इसकी नेचर के बारे में कहेंगे कि ये आइसोटोप पे डिपेंड करता है, और इसका एक फ्रैक्शन बनता है, एक रेंज बनती है। कहते हैं चंद फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से लेकर बिलियंस ऑफ ईयर तक हाफ लाइफ हो सकती है। चंद सेकंड्स और बिलियंस ऑफ ईयर, लेकिन दोनों की टोटल लाइफ क्या होगी? सेम। ना थोड़े टाइम वाला कभी डिके होगा टोटली, और ना ज़्यादा टाइम वाला टोटली डिके हो पाएगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। डिपेंडेंस के अलावा जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखनी है कि किसकी हाफ लाइफ कितनी है। ये सबसे मुश्किल काम है आपके लिए, लेकिन कौन सी एग्जाम्पल याद रखनी है? सिर्फ वो जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, टॉपिक में, साइड इंफॉर्मेशन में, और पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और साइड इंफॉर्मेशन से आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, गालबन अगर याद करोगे तो 15 के करीब होंगे, ये थोड़ी हैं अभी बच्चे। तो लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। वो नहीं करनी, मैंने को बताया साथ साथ जब भी कुछ करना है, यहाँ मैं बता रहा हूँ करना है तो उसको करना है। उसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा क्योंकि टेबल याद करो आप, ठीक है। और ये भी इसलिए कि ये काम हुआ है पास पेपर्स के अंदर, तो आगे भी हो सकता है, ठीक है। अब आए ग्राफ की तरफ। हाफ लाइफ का ग्राफ कैसा होता है? कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट पता होनी चाहिए वो ये हैं कि हाफ लाइफ का ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, मीन्स कर्व होता है। दूसरा, इसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप होता है। तीसरा, इसकी स्लोप डिक्रीज़ हो रही होती है। 3 पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको बता दूं जो कि माइंड में रहें। पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। एक्सपोनेंशियल का वर्ड जहाँ भी हो समझ जाओ ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। दूसरी चीज़, इस ग्राफ की स्लोप यूनिफॉर्म नहीं होती, डिक्रीज़ कर रही होती, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे होते हैं। तीसरी चीज़, इसकी स्लोप पॉजिटिव नहीं होती, इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। अब ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लेंगे टाइम को, और वो टाइम इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ होगा। आप भी कभी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक दफ़ा देख ज़रूर लेना कि जो टाइम गिवन है वो किसका मल्टीपल है। 10⁻³ का, 10⁻⁴ का कोई नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ लिखेगा यहाँ सिंपल 1,
तो 1 का मतलब है एक हाफ लाइफ। कितनी है वो यहाँ लिखी होगी, 2 मिनट है या 2 साल है, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3, 4, 5। हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, यहीं तक आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ के साथ होगा क्या। जब टाइम 0 है तो नंबर ऑफ एटम्स n है जो ओरिजिनल थे उसके। जब टाइम गुजरा एक हाफ लाइफ, आपके नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली हाफ हो गए n/2। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। जब टाइम गुजरा 2 हाफ लाइफ, n/2 का हाफ आ गया n/4। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। जब टाइम गुजरा 3 हाफ लाइफ, n/4 का हाफ हो गया n/8। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। जब टाइम गुजरा 4 हाफ लाइफ या n/8 का हाफ n/16 हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। और n/16 का जब हाफ करोगे n/32 आएगा। अब और से देखो इन पॉइंट्स के डिफरेंस को, कि शुरू में जो डिफरेंस था ज़्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। जब 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस कम होता जाए ये शो करेगा कि स्लोप क्या है। जब 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस बढ़ता जाए स्लोप इंक्रीज कर रही होती है। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, तो क्या पॉइंट्स को मिलाने से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? चांस ही नहीं है बच्चे। नज़र आ रहा है कि ग्राफ क्या है, कर्व। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करोगे और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा। क्या ये ग्राफ एक्स को कट करेगा? नो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कभी भी 0 नहीं हो सकते, तो एक्स को कभी कट नहीं करेगा। अब इस ग्राफ में जो पॉइंट मैंने लिखे थे वो तीनों करेक्ट हैं। एक्सपोनेंशियल है, स्लोप डिक्रीजिंग है और स्लोप बचे क्या है? अब ये स्लोप किसके इक्वल है? अगर मैं यहाँ पर स्लोप को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कोई भी 2 पॉइंट लूँगा और वहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूँगा टेंजेंट से। इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, क्या वो नंबर ऑफ एटम्स का चेंज है डेल्टा n, और क्या जो बेस है वो टाइम इंटरवल है। इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिविटी। 3 मैंने नाम यूज किए हैं इस यूनिट के अंदर, रदरफोर्ड, क्यूरी, बैकरल। वो तीनों यूनिट हैं एक्टिविटी के। तीनों यूनिट हैं किसके? एक्टिविटी के। बैकरल ऐसा यूनिट है, बाकी 2 ऐसा ही नहीं है। रदरफोर्ड भी, क्यूरी भी और बैकरल भी, ये तीनों यूनिट किसके हैं बच्चे? और क्या एक्टिविटी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? नेगेटिव, क्योंकि ये स्लोप के इक्वल है और स्लोप पॉजिटिव। और ये नेगेटिव क्या शो करता है कि नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। चेंज है ना, पहले नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या थे? ज़्यादा, बाद में क्या है? कम। तो चेंज पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज एक्टिविटी? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मेरा सवाल आपसे है, क्या एक्टिविटी टाइम के साथ बढ़ रही है, कम हो रही है? जो एक्टिविटी स्लोप है, तो एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होती, हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। तो एक्टिविटी डिक्रीज करती है बिकॉज ये क्या है बच्चे? स्लोप है। क्लियर? अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे इसके लॉज कि ऐसा यूनिट एक्टिविटी का क्या होगा? बैकरल। बी क्यू, बी बड़ा क्यू छोटा, और ये 1 बैकरल किसके इक्वल होता है? 1 बैकरल इक्वल होता है कि अगर एक एटम डिसइंटीग्रेट हो पर सेकेंड, एक एटम अगर डिसइंटीग्रेट हो तो ये 1 बैकरल कहलाता है। बैकरल के अलावा इसके दूसरे यूनिट्स क्या होते हैं? वो रदरफोर्ड और क्यूरी। इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। जो 1 क्यूरी होता है ये 3.7 10⁻10 एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड होता है। हम सिंपली कह देंगे 1 क्यूरी 3.7 10⁻10 बैकरल होता है। इसके अलावा रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड होता है ये 10⁻6 बैकरल होता है, मतलब 10⁻6 एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं पर सेकेंड। तो ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए किसके हैं? एक्टिविटी के हैं। अब ये जो ग्राफ है ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है जिनको हम नाम देते हैं लॉज ऑफ हाफ लाइफ का। पहला रिजल्ट ये देता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ताल्लुक नंबर ऑफ एटम्स के साथ डायरेक्ट होता है, या आप ये कह सकते हो एक्टिविटी का ताल्लुक नंबर ऑफ एटम्स के साथ डायरेक्ट होता है। ये कौन से नंबर ऑफ एटम्स हैं? क्या ओरिजिनल या प्रेजेंट? तो पहला लॉ क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। अगर प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम ज़्यादा तो डिसइंटीग्रेट भी ज़्यादा, प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स कम तो डिसइंटीग्रेट भी कम होंगे। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, एक्टिविटी का ताल्लुक नंबर ऑफ एटम्स के साथ डायरेक्ट होता है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ एलिमिनेट होता है तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है दैट इज डिके कांस्टेंट। तो यहीं से आप लोगों को याद रख लेना कि डिके कांस्टेंट भी हाफ लाइफ की तरह नेचर के अलावा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। डिके कांस्टेंट ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितना रैपिडली डिके होता है। अगर मैं कहूँ कि किसी की हाफ लाइफ कम है ना तो उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? हाफ लाइफ कम, डिके कांस्टेंट ज़्यादा, तो जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा जल्दी डिके होगा। हाउ रैपिडली कोई चीज़ डिके करे वो डिके कांस्टेंट है। किसी का हाफ लाइफ ज़्यादा, उसके डिके कांस्टेंट की वैल्यू वो ज़्यादा देर के बाद डिके करेगा। तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो लैम्डा है जिसके बारे में हम कह रहे हैं डिके कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, इसके डिफरेंट मैथमेटिकल रिजल्ट्स को याद रखिएगा कि कहीं पर अगर लिखे हों, अगर पता हो कि करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। सबसे सिंपल ये होगा कि ये एक्टिविटी और नंबर ऑफ टन्स की कांस्टेंट रेशियो है। मैंने यहाँ से लिखा A/N। यहाँ मैं एक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दूँ, जी जी। एक्टिविटी क्या होती है बच्चे? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। तो ये भी करेक्ट है। अब मैं एक नीचे थर्ड फार्मूला लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सही है ये? मैंने क्या किया, टाइम को नीचे ले गया, इनको ऊपर ले गया। स्टेटमेंट में इनका मतलब ही चेंज हो जाएगा। स्टेटमेंट इसकी ये बनेगी, इट इज अ रेशियो बिटवीन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ओवर नंबर ऑफ एटम्स। इसका क्या बनेगा? फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स ओवर टाइम। ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज किसका? नंबर ऑफ एटम्स का। और तीनों कांस्टेंट हैं। ये ना सोचिएगा कुछ बढ़ रहा है तो कुछ कम हो रहा है, ये तीनों कांस्टेंट हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा तो डिके कांस्टेंट का SI यूनिट पर सेकंड होता है, पर सेकंड होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? नेचर के ऊपर। क्लियर? कोई न्यूमेरिकल इसका नहीं आता लैम्डा फाइंड करने का। लैम्डा कांस्टेंट है, गिवन होगा। न्यूमेरिकल आगे करेंगे, न्यूमेरिकल एक्टिविटी का आएगा, एक्टिविटी फाइंड करनी होगी, नंबर ऑफ एटम्स और डिके कांस्टेंट गिवन होंगे। नेक्स्ट, सेकंड लॉ इसका क्या है? मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन की जाती है। जब पहले लॉ को इंटीग्रेट करते हैं ना तो सेकंड रिजल्ट आता है और वो आपने याद रखना है इस फॉर्म में, नंबर ऑफ एटम्स एट एनी इंस्टेंट। कि कई सालों के बाद अगर फाइंड करना चाहें कि उस टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे तो फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम t इज इक्वल टू e⁻⁻ λT टाइम्स ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। अब फर्क आ गया दोनों में। ऊपर जो n था ये वाला n और ये जो n था ये क्या थे? प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। और ये बचे n क्या है? तो ये याद रखना। इनका न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। क्यों? विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होगा। E कांस्टेंट है 2.7, पावर लेनी पड़ेगी नेगेटिव लैम्डा t, सॉल्व होगा फिर आंसर आता है। क्लियर? तीसरा लॉ जो हम सबको पता है वो यहीं से आता है और वो ये है कि हाफ लाइफ का ताल्लुक किसी भी मटेरियल के डिके कांस्टेंट से इन्वर्स होता है और वो ये सेकंड से प्रूव होता है। या आप करना चाहो कर सकते हो। इस सेकंड वाले के अंदर आप टाइम पुट करो इक्वल टू 1 हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ एटम्स एक के बाद कितने हो जाएंगे? n0/2। जब ये वैल्यूज़ आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। और नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना होता है? 0.693। और आपने अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसको 0.693 नहीं 0.7 लेकर सॉल्व करना है, आसान हो जाएगा। अभी करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या बच्चे तीसरा लॉ कि हाफ लाइफ का ताल्लुक
हमारे पास डिके कांस्टेंट से क्या होता है, इनवर्स होता है। मीन्स जिसका डिके कांस्टेंट कम उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर? ये आपका हाफ लाइफ का टॉपिक है। क्या है, इक्वेशन कैसे बनानी है, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स डिके कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसके लॉस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस एग्जांपल्स, किसकी हाफ लाइफ कितनी है, जो सबसे मुश्किल चीज़ इसके अंदर है। 2-3 दफ़ा लिख कर याद करेंगे हो जाएंगी, ज़ुबानी ना कीजिएगा, लिख लीजिएगा एक दफ़ा, इकट्ठी एक दफ़ा कर लें, उनको 2-3 दफ़ा लिखें, गलतियाँ होंगी फिर याद हो जाएंगी कि किसकी हाफ लाइफ क्या होगी। क्लियर है बच्चे? अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पास पेपर के 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि बिस्मत 214 उसके डिके कांस्टेंट की वैल्यू है 4.3 10⁻³ पर सेकंड। फाइंड करो एक्टिविटी की वैल्यू क्या है, सॉरी हाफ लाइफ। आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, करें ट्राई। सेकेंड क्वेश्चन मैं आगे लिख रहा हूं, वो इसके बाद सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करो 1/6 को। हुआ सॉल्व पहला? 0.7 से करोगे फ़ौरन हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ क्या है 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट। तो 0.693 को 0.7 ले लें, नीचे वैल्यू 4.3 10⁻³ है। 4.3 को सोचें 42 है, तो 7 × 6 ये 6 आ गया। तो सॉल्व करना है सिर्फ 1/6 को, और साथ ये 10⁻³ ये 0.1 क्या आएगा 4 या 6, और साथ 10⁻³ डेसिमल मूव होगा तो 1.6 10⁻⁻4 सेकंड आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? एक्टिविटी लैम्डा और एन का प्रोडक्ट है। लैम्डा कितना है 8.3 10⁻⁻10 और n की वैल्यू 6.7 10⁻21। तो 8.3 को 6.7 से मल्टीप्लाई करो, क्या है? नहीं, एग्जैक्ट बता दो ना। 8.3 को 6.7 से मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट क्या आएगा जी? 55.6। नेगेटिव साइन को नहीं भूलना बच्चे, एक्टिविटी हमेशा नेगेटिव होती है। अगर 2 ऑप्शंस हों, एक के साथ पॉजिटिव लिखा हो, एक के साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला करेक्ट होगा। ये आंसर है। क्या यूनिट लिखूंगा साथ एक्टिविटी का? बैकुरल, ऐसा ही लिखूंगा ना, बैकुरल। तो 55.6, इसको मजीद बेहतर करें, डेसिमल को यहाँ लेकर आएँ, तो यह आएगा 5.56 10⁻12 बैकुरल। ये इसकी वैल्यू है।
क्लियर? लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का, जिसका मैंने कहा था कि आप लोग उसको खुद पढ़ोगे, मैं उसके चंद एक बातें आपको बता देता हूँ। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको सेंड किया था लेक्चर, उसमें मैंने पहले से उसको लिखा हुआ है, जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में आप लोग ये पढ़ते हो कि हमारे पास कौन कौन सी रेडिएशंस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। जैसे बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे पास हैं, CFC हमारे पास है, गैमा रेज हमारे अराउंड होती हैं, हमारे टीवी वगैरह से एक्सरेज इमिट होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। उन तमाम का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है? लो एनर्जी रेडिएशंस के इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कम होते हैं, बड़े नॉर्मल से होते हैं, जो ओवरकम हो सकते हैं। लेकिन जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं उनके इफ़ेक्ट जेनेटिकल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। ये चीज़ें मेंशन है बुक के अंदर। इसके अलावा आपने ये देखना है कि कौन सा रेडियो आइसोटोप कहाँ यूज़ होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स के लिए आयोडीन 131 यूज़ होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। तो जो कुछ बुक में लिखा है ना, वो एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक में लिखा है आपको उनका पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर यूज़ होता है, किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जब भी किसी नेचुरल आइसोटोप को किसी रेडियो आइसोटोप से रिप्लेस करोगे ना, इसको कहते हैं ट्रेसर टेक्निक। कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स में कार्बन प्रेजेंट है, अब कार्बन की जगह कार्बन का कोई और आइसोटोप यूज़ कर लोगे, ये कहलाएगा ट्रेसर टेक्निक। और जो रेडियो आइसोटोप ये काम करेगा उसे क्या बोलते हैं? उसको ट्रेसर बोलते हैं। वो ट्रेस करता है, बेसिकली पाथ को ट्रेस करता है। जैसे हमारी ग्लैंड्स के लिए आयोडीन काम करता है। तो ये चीज़ें मेंशन है बुक के अंदर, पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ इनमें इन्वॉल्व होती हैं वो दो हैं, एक डोज और एक इक्विवेलेंट डोज। डिफरेंट रेडिएशंस की डोज सेम हो सकती है, लेकिन उनकी इक्विवेलेंट डोज सेम नहीं हो सकती। क्योंकि डोज क्या है? डोज होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन ओवर मैस। ये तो सेम हो सकता है ना, कि मैं कहूँ कि एनर्जी बाय मैस की रेशो है, अल्फा बीटा गैमा सेम हो सकती है, लेकिन उनकी इक्विवेलेंट डोज सेम नहीं हो सकती। क्योंकि इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला होता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस मल्टीप्लाइड बाय डोज। और जो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस है वो हर एक रेडिएशन की डिफरेंट होती है। हर रेडिएशन हमारी बॉडी पर एक तरह से इफेक्ट नहीं करती। सबसे ज़्यादा जो इसकी वैल्यू है वो न्यूट्रॉन की है हमारी आंख के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा डैमेजिंग न्यूट्रॉन है आंखों के लिए। ये बुक में टेबल बना हुआ है छोटा सा RBE फैक्टर का। तो RBE फैक्टर जो होता है, जब ये डोज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली बच्चे इक्विवेलेंट डोज चेंज हो जाएगी, वो सेम तो नहीं रहेगी। तो डोज सेम हो सकती है, इक्विवेलेंट डोज सेम नहीं हो सकती। अब डोज का यूनिट क्या है और इक्विवेलेंट डोज का यूनिट क्या है? अगर हम बात करें इसके SI यूनिट की, इसमें दो यूनिट आप लोगों ने याद रखना है। SI और पुराना यूनिट क्या होगा? दोनों। इसका SI यूनिट है ग्रे, GY, और जो ओल्ड यूनिट इसका है वो बचे है RAD, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। इनका आपस में रिलेशन भी बुक में लिखा हुआ है कि क्या इनका रिलेशन होता है, और वो है कि 1 ग्रे 100 RAD होता है, और 1 RAD 0.01 ग्रे के इक्वल होता है। और ग्रे के बारे में याद रखिएगा, ग्रे जाउल पर kg होता है। एनर्जी है ना, एनर्जी बाय मैस, तो जाउल पर kg। और जो इक्विवेलेंट डोज है इसका जो SI यूनिट है वो सिवेट है, और जो इसका पुराना यूनिट है वो रैम है। अच्छा, RAD स्टैंड्स फॉर रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज एंड रैम स्टैंड्स फॉर रोंटिगन इक्विवेलेंट मैस। रोंटिगन जिसने एक्सरे को डिस्कवर किया था उसके नाम पर है ये, रोंटिगन इक्विवेलेंट मैस, ये रैम है। और RAD क्या है? रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। और सेम कन्वर्जन इसकी भी होती है, 1 सिवेट 100 रैम होता है, और 1 रैम फिर क्या होगा? 0.01 सिवेट होता है। तो इसके न्यूमेरिकल आ जाएं तो मुश्किल नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। और ज़्यादातर वो इन न्यूमेरिकल्स को जब पूछता है तो यूनिट SI नहीं देता, वो इसका यूनिट दे देता है RAD, कन्वर्ट करना पड़ता है, इसका दे देता है रैम, कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके आंसर प्रॉपर आता है।
ठीक है बच्चे, कहाँ हैं आप बच्चे? मीन लाइफ होती है रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। बस ये बताना था। कितनी देर तक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्टिव रहता है ना, एक्टिव रहने का मतलब हमें नज़र आता है डिके हो रहा है, इसे कहते हैं मीन लाइफ। और फाइंड करने का तरीका क्या होता है, उसके डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल ले लो, ये मीन लाइफ कहलाती है। तो हमारे पास 3 लाइफ्स आई, हाफ, मीन और टोटल। टोटल सबकी सेम होती है, लेकिन मीन लाइफ और हाफ लाइफ सबकी सेम नहीं होती।